नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज कुमार। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, काफ़ी साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर फिजिक्स के अंदर किस प्रकार से वार्षिक पाठ योजना बनाएं। फिजिक्स के लिए भी हमें वीडियो बना के बताइए। बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड या फिर बीएड के अंतर्गत किस प्रकार से आपको वार्षिक पाठ योजना बनानी है, इस वीडियो में हम देखेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। फाइनल लेसन प्लान, सबसे पहले आपको सत्र लिखना है कि आपका सत्र कौन सा है, 2020-21 है या 21-22 है। जो भी सत्र है वो सत्र आपको लिखना है। इसके बाद छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम लिखना है। तो ये डायरी मेरी खुद की डायरी है, तो मेरा नाम लिखा हुआ है पंकज कुमार मीणा। पिता का नाम लिखना है। इसके बाद शिक्षण विषय लिखनी है। इसके बाद शिक्षण विषय है भौतिक विज्ञान और विद्यालय का नाम है, जो विद्यालय आपको इंटर्नशिप में मिला है उस विद्यालय का नाम लिखो। इसके बाद जो फर्स्ट पेज होता है उसको खाली छोड़ दीजिए, उसमें भी अपना नाम ही लिखना है। लिखो तो लिख देना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपको यहीं से दूसरे पेज से दैनिक पाठ योजना स्टार्ट करनी है। इसके अंतर्गत आपको जो जिस तरह से आप दैनिक पाठ योजना बनाइए वो सेम पैटर्न इसमें उतार देना है। जैसे सबसे पहले हम दिनांक लिखते हैं, उसके बाद विषय लिखते हैं, उसके बाद कालांश लिखते हैं, उसके बाद कक्षा लिखते हैं, उसके बाद प्रकरण लिखते हैं, उसके बाद समयावधि लिखते हैं। अब दिनांक है आपकी जो फाइनल लेसन प्लान की, वो दिनांक लिखनी है। विषय आपकी भौतिक विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान लिखनी है। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री लिखनी है। जो भी आपकी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिखनी है। कालांश लिखना है, कौन सा कालांश है। फिर इसके बाद कक्षा लिखनी है, कक्षा 8 है और प्रकरण क्या है, गति के नियम है, तो प्रकरण गति के नियम लिख देंगे। इसके बाद समयावधि 30 से 40 मिनट की रहती है। एक पूरी पाठ योजना होती है ना, वो 30 से 40 मिनट की होती है, तो समयावधि 30 से 40 मिनट। और विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखो तो लिख देना, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ज्ञानात्मक अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति, तो ये उद्देश्य यहाँ पे लिखने होते हैं। ये उद्देश्य है जो आपको जो फाइनल लेसन प्लान लगता है उसके अंदर प्रस्तुत नहीं करना होता। ये तो आपकी डायरी के अंतर्गत लिखे हुए होते हैं। आपको तो प्रस्तुत करना क्या करना होता है उसके अंदर। सबसे पहले जब आप फाइनल लेसन प्लान प्रस्तुत करते हो तो आपको सबसे पहले श्याम पट पर ये दिनांक, विषय, कालांश और कक्षा और प्रकरण और समयावधि लिखनी है। इसके बाद बोलना होता है कि कोई भी छात्र है जो सामूहिक आंसर नहीं बताएगा, जिसको भी किस पर्सन आता है वो अपना हाथ खड़ा करेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री, चौक, रंगीन चौक, डस्टर, लपेट, फलक, संकेतक आदि, ये सभी भी डायरी में लिखनी होती है। और ये सहायक सामग्री आपके पास होनी चाहिए जिस टाइम आप फाइनल लेसन प्लान प्रस्तुत कर रहे हो। इससे पहले पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी गति के नियमों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो आप प्रस्तावना प्रश्न करोगे, 5 प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं जिसके अंदर आपका प्रकरण है। जैसे हमारा प्रकरण था गति के नियम, तो ये प्रकरण आपको निकालना होगा। तो ये क्वेश्चन आप बच्चों से पूछोगे। छात्र अध्यापक आप रहोगे और छात्र आपके सामने जो बच्चे बैठे होंगे वो छात्र रहेंगे। तो बच्चों कुछ खेलों के नाम बताइए, क्रिकेट, फुटबॉल आदि। क्रिकेट में मुख्यतः किस चीज़ से खेला जाता है, बल्ले और गेंद से। गेंद जमीन पर रखी हुई है तो वह किस अवस्था में है, विरामावस्था में। विरामावस्था में रखी गेंद को बल्ले से मारा जाए तो गेंद किस अवस्था में होगी, गति की अवस्था में। गति के नियमों के बारे में आप क्या जानते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन, अच्छा तो बच्चों आज हम गति के नियमों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे ही हमारा यहाँ पे ये जो प्रकरण है गति के नियम यहाँ पे निकल गया है और गति के नियम जो प्रकरण है वो समस्यात्मक प्रश्न आ गया है बच्चों के सामने, तो इसके बारे में फिर हमें उद्देश्य कथन बोलना है बच्चों से कि अच्छा तो बच्चों आज हम गति के नियमों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है यहाँ से। इसमें 5 कॉलम होते हैं, अध्यापन बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट सारांश। तो सबसे पहले आपको पहले अध्यापन बिंदु के लिए 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। ये भी आपको विद्यार्थियों से पूछना होगा। एक, चलती हुई कार किस अवस्था में होती है, गति की अवस्था में। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए, 3। गति के प्रथम नियम के बारे में आप क्या जानते हैं, निरुत्तर। तो ये विधि कौन सी हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। इसके बाद पहला अध्यापन बिंदु या शिक्षण बिंदु हमारा निकल के आता है गति का प्रथम नियम। तो गति का प्रथम नियम, इसके बारे में आपको विद्यार्थियों को समझाना है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, और वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। उदाहरण है, जब कोई रुकी हुई गाड़ी अचानक चल पड़ती है तब उसमें बैठे लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं, तथा जब चलती हुई गाड़ी अचानक रुकती है
तब उसमें बैठे लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। चलती बस से आगे की तरफ मुंह करके कूदना, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। तो ये आपको समझाते हुए, और ये जो श्यामपट्ट पर लिखी हुई है, ये चीज़ें श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। और ये जो मिनीचर लगा हुआ है, ये मिनीचर आपको इसके अंदर लगाना है, और ये आपको चार्ट में भी बनाना है। और चार्ट में आपको समझाना है कि यहाँ पे एक टेबल है और इस पर एक बुक रखी हुई है, विराम अवस्था में रखी हुई है। ये बुक तब तक यहीं पे रखी रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करेगा। इसके बाद आपको विकासात्मक प्रश्न करने हैं। इससे जैसे ही आपका ये शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपको 2 बोध प्रश्न करने होंगे। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह कब तक गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। वाहनों का अचानक ब्रेक लगाने पर यात्रियों की आगे की ओर झुकना किसका उदाहरण है? जड़त्व का। तो विधि पर विधि हो जाएगी ये, प्रश्नोत्तर विधि। और जैसे हमने यहाँ पे ये विधि है, ये छात्र अध्यापक कथन है, जो भी हमने समझा है, ये विधि कौन सी हो जाएगी? व्याख्यान विधि। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु है गति का द्वितीय नियम। इसके लिए भी हमें 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। बस चल रही है तो वह किस अवस्था में है? गतिशील। गति के नियम किसने दिए? न्यूटन ने। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या है? निरुत्तर। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन, इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होते हैं, तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। न्यूटन के द्वितीय नियम को संवेग का नियम कहा जाता है, अर्थात F समानुपाती m है, F बराबर Km है। प्रयोगों से K बराबर 1 तो F बराबर होगा m है। F क्या है यहाँ पे? बल, और m क्या है यहाँ पे? द्रव्यमान। ये आपको श्यामपट्ट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। इसके बाद बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। उदाहरण देना है, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ खींच लेता है ताकि गेंद का वेग कम किया जा सके, इससे चोट भी कम लगती है। इसके बाद आपको बोध प्रश्न करने हैं। बल का सूत्र क्या है? F बराबर ma। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का उदाहरण बताइए। क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा गेंद को पकड़ने पर हाथ पीछे करना। इसके बाद अगला जो गति का तृतीय नियम है, इसके लिए 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। पास रखी फुटबॉल को पैर से मारने पर क्या होता है? दूर चली जाती है। फुटबॉल दूर क्यों चली जाती है? गति के कारण। गति के तृतीय नियम के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। गति का तृतीय नियम, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण, बंदूक से गोली निकलती है तब गोली चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। नाव का गति करना, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने पर धुआं निकलना। फिर इसके बाद बोध प्रश्न करने, ये विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, हम देखेंगे, व्याख्यान विधि हो जाएगी और श्यामपट्ट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है आपको, न कि बोलना है। बोध प्रश्न, गति के तृतीय नियम का उदाहरण बताइए। नाव का गति करना। गति के तृतीय नियम को और किस नाम से जाना जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रश्नोत्तर विधि। तो इसके अंदर भी एक मिनीचर है जो हमने थोड़े ऊपर लगा दिया है, तो वो मिनीचर इसमें लगेगा। ये जो रॉकेट वाला है, ये उदाहरण किसका है? गति के तृतीय नियम का। तो यहाँ पे आप गति के तृतीय नियम में इस रॉकेट का उदाहरण लेके समझाना है इसको। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, नाव का गति करना। जैसे ही आपके तीनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाते हैं तो इसके लिए मूल्यांकन प्रश्न करने होंगे। 5 मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं। नाव का गति करना गति के किस नियम का उदाहरण है? ये आपको श्यामपट्ट पर ही लिखने हैं क्वेश्चन। जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसमें ऑप्शन देना, एक ऑप्शन को टिक करेंगे बच्चे। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित खाली स्थान के समानुपाती होती है। तीसरा क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, सत्य है या असत्य है? अगला क्वेश्चन है, बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगाना न्यूटन के गति के किस नियम का उदाहरण है? अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का गति के प्रथम नियम को समझाइए। इसके बाद आपको एक गृह कार्य प्रश्न देना है, गति के द्वितीय नियम की व्याख्या करो। गति के द्वितीय नियम की व्याख्या करो। ये आपको बच्चे घर से करके लाएंगे क्वेश्चन। इसके बाद आपके डायरी के कुछ पन्ने हैं जो खाली रह जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर आपको एक ही लेसन प्लान बनाना है। इसके बाद आपको कई छात्रों को समस्या आती है कि सर इसके अंदर मॉडल किस प्रकार से बनाएं या फिर चार्ट किस प्रकार से बनाएं। तो मैंने कुछ ये चार्ट बनाया है गति के नियम टॉपिक पर। तो मैंने इसमें समझा है, प्रथम नियम है जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम संवेग का नियम, तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे प्रथम नियम के नीचे चित्र समझाया हुआ है कि एक समान गति से कार चल रही है, तब ड्राइवर इस अवस्था में रहता है और कार के अचानक रुकने से सवार का आगे की ओर झुक जाता है। तो ये इसमें प्रथम नियम लग रहा है। और संवेग का नियम, कैच लेने से पहले खिलाड़ी द्वारा अपने हाथ आगे की ओर ले जाना और कैच लेने के बाद खिलाड़ी द्वारा अपने हाथ पीछे की ओर ले जाना, ये संवेग का नियम लग रहा है इसमें। और तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है और धुआं नीचे की ओर आ रहा है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है।
और नाम है पंकज कुमार, कक्षा है BSc B.Ed थर्ड ईयर। तो इस तरह से आपको चार्ट या फिर मॉडल बना के ले जाने हैं और आपको फाइनल लेसन प्लान प्रस्तुत करना होता है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।